वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्पत्ति और जनादेश कहां से ये आया और इसका काम क्या है? तो कहते हैं एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। सबसे बड़ी बात, ये नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। आपने पॉलिटी में अवश्य पढ़ा होगा। खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए विशेष प्रक्रिया यही तय करेगा भाई कोई हैजार्डस वेस्ट है उसको कैसे हैंडल किया जाए, देश में कितना वन क्षेत्र होना चाहिए, उद्देश्य क्या है इसका, क्यों लेके आए गए, इस पे अब हम जानने की कोशिश करते हैं। लकड़ी की रिक्वायरमेंट के लिए वनों को काटेंगे, फिर तो हम लकड़ी के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे कि भाई लकड़ी की जगह हमारा काम इससे चल जाएगा। ये एक्ट कहता है जंगल क्षेत्र में या तो हो सकता है बहुत सारी जनजातियां रह रही होगी या कुछ ऐसे लोग जो जनजातीय समुदाय तो उससे तो नहीं है, लेकिन पिछले उनकी 3-4 पीढ़ियां हो गई, पिछले 100, 200, 300 सालों से वो लोग जंगलों में ही रह रहे हैं। तो ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया, फिर अपने ऊपर उपमंडल समिति उसको भेज देती है और फाइनल जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में संभव सीरीज में, वो है एनवायरमेंटल गवर्नेंस। इंडिया में पर्यावरण और उससे संबंधित मुद्दों को टैकल करने के लिए हमने क्या क्या सरकारी प्रावधान किए हुए हैं, कौन कौन सी हमारे पास ऐसी नीतियां है, योजनाएं हैं, या मैं कहूँ ऐसे हमारे पास कौन कौन से कानून हैं जो पर्यावरणीय मुद्दों से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। तो कुछ विशेष ऐसे कानूनों पे हम बात करेंगे। तो इस क्लास का मैं पूरा टॉपिक आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक आज का जो हमारा रहेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इस नाम से आप जिसको जानते हो। ये क्या है, कब एस्टेब्लिश हुआ, किन कानूनों के तहत स्थापित हुआ, इसको जानेंगे। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये क्या है, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम करेंगे राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एनजीटी की, राष्ट्र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या है, कैसे काम करता है, इसको जानेंगे। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बच्चा हमारे पास है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। नाम इसका काफी बड़ा है, शॉर्ट में मैं इसको लिख रहा हूं, वन अधिकार अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम 2006। इन सब पे बच्चा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे 5 हमारे टॉपिक आज के हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, संभव 2026, ये पूरी सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करके बनाई गई है। अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस सीरीज में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल होना है। उसके साथ साथ पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, वहां पे जाके आप अपने आप को इस फ्री बैच में एनरोल कर सकते हैं। पीडीएफ का एक्सेस आप लोगों को वहां से मिल जाएगा बच्चों। ओके, इसके अलावा अगर आप हमारे 2028 वाले प्रारंभ बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, प्रारंभ 2.0, ये 29,999 का है बच्चा। संकल्प 2027 के लिए ये 13,499 रुपए का है। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हो तो सृजन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, ये 2999 रुपए में आप लोगों को मिलेगा। तो संभव सीरीज में हमने बात की है अभी तक पर्यावरण, जब हम शासन की बात करते हैं बच्चा, जब ये टॉपिक आता है ना पर्यावरण शासन, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, इसको दो तरीके से देखने हैं, दो तरीके से देखने हैं। एक नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे आपके यहाँ क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे। सेकंड, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है।
राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है। फिर जब हम राष्ट्रीय, मतलब ये आपका ओवरऑल अप्रोच बता रहा हूं बच्चा, जब आप राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हो, है ना, जब आप राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को देख रहे हो तो आपको देखने का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि आप करंट अफेयर भी पढ़ेंगे बच्चा, तो आप ये देखना कि हम लोकल लेवल पे क्या हमारी इनिशिएटिव्स है, स्थानीय स्तर पे क्या क्या हो रहा है देश में, राज्य स्तर पे क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा मुद्दा है बच्चा, मात्र कानून बनाने से काम नहीं होगा। जब तक आम लोगों को, लोकल लेवल पे लोगों को पार्टिसिपेट नहीं कराया जाएगा, जिससे मैं हमेशा ही बोलता हूं, चाहे आप नेशनल लेवल की बात करो, स्टेट लेवल की बात करो या लोकल लेवल की बात करो, आपको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूर करना पड़ेगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक भागीदारी। सामुदायिक भागीदारी, जब तक आम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक मुद्दा सॉल्व नहीं होगा। तो नेशनल लेवल पे फिर जितनी भी इनिशिएटिव है, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर हमारा, जैसे अभी मैंने आज का एक टॉपिक बताया, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, तो ऐसे ही हमारा स्टेट लेवल पे बच्चा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सेम ऐसे जैव विविधता के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटीज है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे और प्रोविजंस किए गए हैं। तो इस तरह से हम क्या क्या कर रहे हैं, जब आप ये करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे या पूरा इन डिटेल पढ़ रहे होंगे, तो इस तरीके से देखना जरूरी है बच्चा इन सारे टॉपिक को। फिर बात करते हैं हम इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हुआ, तो भैया आपको पता है इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो चर्चाएं होना शुरू हुई, IUCN आया, ओके, IUCN के बाद फिर बच्चा क्लब ऑफ रोम आया, क्लब ऑफ रोम आया, उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन आया, 1972 आया बच्चा। उसके बाद विश्व आयोग आया बच्चा, जहां से आपका सतत विकास की संकल्पना निकली। वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जहां से सतत विकास का अप्रोच आया। 1980s का दौर था यहाँ पे, ये भी यूएन का ही था बच्चा, है ना। यूएन ब्रुटलैंड कमीशन के नाम से आप जानते हो जिसको, ब्रुटलैंड आयोग लिख लो इसको, ठीक है। वर्ल्ड कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आया। फिर 1992 वाला आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन आया, शिखर सम्मेलन आया। इस पृथ्वी शिखर, जो शिखर सम्मेलन है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं बच्चा। तो ये सारी चीजें आपकी हुई है। तो इस इंटरनेशनल लेवल पे आप क्या करते जा रहे हो, फिर हर किसी के कॉप हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के अपने कॉप हो रहे हैं, उसके बाद यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के अपने कॉप चल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के अपने कॉप चल रहे हैं, जैसे अभी COP 30 हुआ है ब्राजील के अंदर। तो क्या चल रहा है वहां पे, ये अपने को नजर में रखना है। और ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुद्दे काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पे पर्यावरणीय शासन की, तो बहुत लंबी लिस्ट है बच्चा, है ना। मतलब मैं अगर कहूं कि वो इतनी लंबी लिस्ट है, 4-5 घंटे तक हम पढ़ते ही चले जाए, लेकिन अपने को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी इनिशिएटिव्स को जरूर देखना चाहिए, जो यूपीएससी अभी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसी में सबसे पहले है, हम जानेंगे तो भारत के अंदर पर्यावरण संरक्षण का पूरा ढांचा, क्या वैधानिक निकाय है, क्या हमारे पास न्यायाधिकरण है, क्या कानून और नीतियां है, इन सब पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। बताओ बच्चा, ठीक है, नाम सुना है आपने इसका, बोलो। वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्पत्ति और जनादेश, कहां से ये आया और इसका काम क्या है? सीधा यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे तो ये कानूनी रूप से स्थापित संगठन है। कानूनी रूप से मतलब एक एक्ट के द्वारा हमने इसको एस्टेब्लिश किया। तो दरअसल 1974 का 1974 का बच्चा एक हमारा जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। इसके तहत हमने सीपीसीबी को एस्टेब्लिश किया, इसके तहत तो ये बना बच्चा। अब लेकिन उसके बाद वायु प्रदूषण का भी हमारा 1981 में एक और एक्ट आया वायु प्रदूषण का। तो ऐसा तो है नहीं हम बार बार कानून लेके आते रहेंगे और नई नई आयोग को एस्टेब्लिश करेंगे। तो बेसिकली सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया 1974 के एक्ट के तहत। फिर 1981 में हमारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम आ गया। तो कुछ एक्स्ट्रा पावर फिर इसने भी दे दी, क्योंकि एक ही निकाय है, यही काम करेगा स्टेट लेवल पे। हमने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाना शुरू कर दिए। तो इसको कुछ शक्तियां इस एक्ट के तहत 1981 का जो हमारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम है, कुछ शक्तियां फिर हमने इससे भी दी। ओके, प्राथमिक उद्देश्य क्या है बच्चा? अब देखो, प्राथमिक उद्देश्य बेसिक दो एक्ट से पावर प्राप्त कर रहा है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम और सेकंड वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। तो देश के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज है, जल निकाय है, जल की गुणवत्ता का मामला है, प्रदूषण का मामला है, उस पर कुछ प्रयास करने, सारे काम ये देखेगा। सेम वायु प्रदूषण पे भी। तो देश भर में वायु और जल प्रदूषण की निगरानी करना, रोकथाम करना और नियंत्रण करना, ये सारा काम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है, तो सीपीसीबी का कार्य क्षेत्र और मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या है, कहां कहां ये काम करता है बच्चा? यूपीएससी सीधा यही बोलेगा। तो ये आपका वाटर और एयर क्वालिटी को मॉनिटरिंग करने का काम है। उसके बाद देखो, मैंने बोला सेंट्रल लेवल पे तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। फिर हर राज्य के स्तर पर राज्य सरकारों के अपने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है। तो अब स्टेट और सेंटर के बीच में समन्वय हो प्रदूषण जैसे मुद्दों पर, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो विभिन्न राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम है, सैंपलिंग का काम है, इसका मॉनिटर करता है। और प्रदूषण नियंत्रण के लिए, है ना, वायु और जल निकाय, जितने भी आपकी वाटर बॉडीज है ना, आपकी झील हो गए, तालाब हो गए, झरने हो गए, उन सब के लिए, और वायु और जल निकायों के प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यावरण क्षरण को रोकना, ये मेन इसके काम है। अब इन्हीं जिम्मेदारियों पर यूपीएससी थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, तो अपन को उतनी थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी ताकि हम उस तरह के विषयों को हैंडल कर सके बच्चों। फिर क्या है? फिर नेक्स्ट आया हमारा एनजीटी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। देखो, देश में बहुत सारे पर्यावरण के मामले हैं बच्चा। पर्यावरण के मामलों को लेके कोई विवाद होता होगा तो हर मामले पे ऐसा तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ या स्टेट हाई कोर्ट्स के पास जाओ, और ऑलरेडी उनके पास काफी काम का बोझ है, बर्डन है, बहुत सारे हजारों लाखों केस पेंडिंग पहले से ही पड़े हैं। तो पर्यावरणीय मामलों को लेकिन 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए लंबित नहीं किया जा सकता। तो हम 2010 के अंतर्गत एक एक्ट लेके आए थे। ओके, उस एक्ट के तहत हमने राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, इसके तहत हमने एक अलग से एक लीगल बॉडी एस्टेब्लिश की कि जो पर्यावरण से संबंधित मामलों पर, उन विवादों पर जो डिसीजन मेकिंग करेगी। कोई भी मामला, कोई वाद आता है तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। तो एक विशेष न्यायिक निकाय है। और जब 2010 में ऐसा हुआ तो पहला देश ऐसा ऑस्ट्रेलिया था, फिर न्यूजीलैंड था और इंडिया थर्ड कंट्री बना था बच्चा। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, है ना, भारत तीसरा दुनिया का ऐसा देश था और पहला विकासशील देश था जो इस तरह का निकाय जिसने स्थापित किया। उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने इनिशिएटिव लिए, लेकिन जब ये हुआ, डेवलपिंग नेशंस में ऐसा करने वाला भारत पहला देश था और विकसित देशों में ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये जो दो देश थे बच्चा। ठीक है, उद्देश्य क्या है, काम क्या करेगा, उद्देश्य क्या है भैया? वही है, पर्यावरण के जितने मामले हैं देश के अंदर, पर्यावरण संरक्षण, वन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी
और शीघ्र निपटान। देखो आगे ना बच्चा, शीघ्र निपटान। शीघ्र निपटान का मतलब एक डेडलाइन तो तय करो कि भैया अगर कोई भी पर्यावरणीय मामला कोर्ट के सामने आता है तो कितने दिन में उसका समाधान हो जाएगा। तो बोलते 6 माह के अंदर हम डिस्पोजल कर देंगे। तो समय सीमा क्या दी गई इसको, एनजीटी के लिए पर्यावरण संबंधित अपीलों का निपटान देखो 6 महीने के भीतर करना अनिवार्य हो गया। विद इन 6 मंथ आपको डिस्पोजल करना होगा। ठीक, चलो अब इसकी संरचना और पीठ कैसे कैसे बनाए, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, ओके, और मेन इसकी बेंचेस कहाँ हैं। तो जो मेन इसकी बेंच है बच्चा, जहां ये है न्यू दिल्ली। उसके बाद भोपाल में, पुणे में, कोलकाता में और चेन्नई में इसकी रीजनल बेंच है। याद रहेगा ये आपको। प्रमुख पीठ कहाँ है इसकी, प्रमुख पीठ है इसकी न्यू दिल्ली। और उसके बाद हमने बहुत सारे रीजनल बेंचेस भी बनाई हुई है, क्योंकि सारे लोग उठा के दिल्ली आना पॉसिबल नहीं है ना, तो देश के अलग अलग हिस्सों में आप कर दो। एक भोपाल पकड़ लिया आपने सेंटर में, वेस्ट साइड से इंडिया के आपने पुणे पकड़ लिया, ईस्ट साइड से कोलकाता पकड़ लिया और साउथ से चेन्नई। तो देश के जिस भी हिस्से का वाद होगा तो क्या है, नियरेस्ट जाके उस बेंच में आप चले जाओ। अब इसके अंदर होता है बच्चा एक अध्यक्ष होता है, इसके अंदर अध्यक्ष होता है, इसके अंदर न्यायिक सदस्य होते हैं, ओके, और उसके बाद होते हैं कुछ विशेष सदस्य। इस तरीके से है ये। तो जो अध्यक्ष है, इस अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के परामर्श से, ये प्रोविजन है। फिर न्यायिक सदस्य है और कुछ विशेषज्ञ सदस्य है। तो कोरम, अब बताए जब ये इसका काम करने का जो मैकेनिज्म है, ये कैसे काम करता है। कहते हैं गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए, कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होने चाहिए। मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 फुल टर्म के इसमें मेंबर्स होने चाहिए। कार्यकाल कितने समय का होता है जो इसमें आते हैं, 5 वर्ष का। और एक बार नियुक्त होने के बाद वापस से रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल वो नहीं होते, तो पुनर्नियुक्ति के लिए वो पात्र नहीं होते। तो नो रीअपॉइंटमेंट का प्रावधान इसके अंदर हमने किया है, ओके। चलो, एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र, पूरा बच्चा सीधा वैसा ही पढ़ रहे हैं जैसा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आना है। एनजीटी कब एस्टेब्लिश हुई, किस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हुई, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, किन मामलों को देखती है, कितने समय में इसको डिसीजन मेकिंग करनी है, ऐसा करने वाला दुनिया का कौन सा देश था, भारत, इसको शक्तियां कहां से मिलती है, ओके, और ये किन सिद्धांतों पे काम करता है, ये सारी चीजें बेसिक अपने को जाननी है। तो कहते हैं एनजीटी की शक्तियां और अधिकार क्षेत्र। सबसे बड़ी बात, ये नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है। आपने पॉलिटी में अवश्य पढ़ा होगा। तो यह ट्रिब्यूनल कह रहे 1908 की, है ना, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बाध्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है, नेचुरल प्रिंसिपल के अंदर क्या है, तो नेचुरल प्रिंसिपल्स की क्या क्या विशेषताएं होगी, ये आप अवश्य पॉलिटी में पढ़ लिया होगा कि नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, ओके। तो प्राकृतिक न्याय का जो सिद्धांत है वो 3 महत्वपूर्ण बच्चा अवधारणाओं पर आधारित है। सेकंड है चुनौती का अधिकार है इसके पास। चुनौती का अधिकार क्या है, समझो कि पर्यावरणीय कानूनों के तहत सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को, समझो, सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। सपोज करो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी आदेश लेके आते हैं, ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जो ऐसा लगता है पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लंघन है, तो वहां क्या कर सकते हो आप, चुनौती दे सकते हो, ओके। उसके बाद है राहत और मुआवजा। सपोज करो भैया किसी का कोई लॉस हो गया, एनवायरमेंटल लॉस हुआ, किसी को इंडिविजुअल लॉस हुआ, उसमें क्या है, तो यह व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा दोनों दिला सकती है, दोनों दिला सकती है, ओके। फिर व्यापक अधिकार क्षेत्र क्या है, ये कहता है, समझो, कहते हैं पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करने के सहित सभी नागरिक मामलों में ये अधिकार क्षेत्र रखती है। यानी कि पर्यावरण के मामले में ये बहुत ही
पावरफुल संस्था है, पर्यावरणीय मुद्दों के लिए ही स्टैब्लिश की गई है। चलो फिर नेक्स्ट आता है हमारा एनजीटी के बाद नेक्स्ट आया हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। बेसिकली बच्चा इसका जो फाउंडेशन तैयार हुआ था वो हुआ था भोपाल गैस त्रासदी 1984 की, आपको याद होगी, इन दिनों मूवीज भी आई है उस पर, और मिथाइल आइसोसाइनाइड और वो लीकेज और बहुत सारे लोगों की डेथ। तो पर्यावरणीय मामला बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, ओके। और जैसे कोई देश धीरे धीरे आगे ग्रो करता है बच्चा, एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्योंकि हमें अवश्य पता है जब भी आप आगे बढ़ोगे पर्यावरण बनाम विकास की स्थिति अवश्य पैदा होगी। और हम जिस तरह से देख रहे हैं अभी तक का, जैसा भारत में या दुनिया भर में ट्रेंड रहता है कि हम पर्यावरण की कीमत पर विकास को चुन रहे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे पैदा होंगे। तो देश में पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण संरक्षण या प्रबंधन से जुड़ा हुआ एक कानून तो होना चाहिए, और एक ऐसा कानून जो सब तरह के पर्यावरणीय मामलों को देख सके। तब आया 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये 1986 हुआ, इसका आधार किसने बनाया? 1984 का जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो भोपाल गैस त्रासदी के बाद लागू हुआ 1986 में। और इसे पिछले कानूनों की तुलना में, पिछले कानून आपको याद है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, और भी बहुत सारे ऐसे सरकार की ओर से प्रोविजंस थे, उनकी तुलना में प्रदूषण से लड़ने के लिए ज्यादा प्रभावी और साहसिक उपाय माना गया। कहते ये बढ़िया काम करेगा, थोड़ा सा होलिस्टिक कवरेज है इसका। तो इसके अतिरिक्त भारत में जो पर्यावरण संरक्षण के प्रावधान अगर पूछ ले संविधान के अंदर, तो आर्टिकल 48A के अंदर है बच्चा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंदर वहां चर्चा की गई है। और आर्टिकल 51AG नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भी किया गया है। और उसके बाद बच्चा आपका ये कहते नहीं, ये फंडामेंटल राइट भी हो गया आपका भाई, एक स्वच्छ पर्यावरण। अगर आपकी जो हेल्थ है, आपकी हेल्थ को खतरा है एक्सट्रीम पोल्यूशन एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से, तो ये आपका फंडामेंटल राइट भी है कि आपको स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। तो इसको बोला जाता है बच्चा एक अम्ब्रेला कानून। अम्ब्रेला का मतलब देखो, एक छाता अधिनियम कैसे हो गया कि ये इससे पहले के जितने कानून थे और भविष्य में जितने भी पर्यावरण के मामले होंगे सबको यही टैकल करेगा। राज्य सरकारों के बीच में कोई समन्वय करना हो, विभिन्न अधिनियमों के बीच में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन करना हो, काम करने के तरीके में कोलैबोरेटिव अप्रोच चाहिए, तो सबको यही देखेगा। इसलिए हम इसको अम्ब्रेला एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? यह केंद्र सरकार को विभिन्न अधिनियमों के तहत गतिविधियों के समन्वय के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। तो मैंने बताया था ना, इससे पहले 1974 का जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम था और 1981 का वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम था। तो वो अधिनियम के तहत भी तो क्या हो रहे थे, काम हो ही रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने अधिनियमों को आपने कोलैप्स कर दिया, वो तो अभी भी है। लेकिन क्या है, एक बड़ा कानून लेके आगे, कॉम्प्रिहेंसिव, और उसमें सबको लेके आ गए कि अब यही इसके अंदर ही होगा सब कुछ। तो क्या कर रहा है, विभिन्न अधिनियमों के बीच में समन्वय का काम करना है, इसका काम है ये। उसके बाद सर्वोच्चता है। अब ये कहते हैं जब जहां पर भी सपोज करो कोई दो डिफरेंट ओपिनियन आ गई, सपोज करो एक्स किसी अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कोई एक्स बॉडी संस्था कानून, और ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये अपना अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो बोलते जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा और उसके अपोजिशन में जो भी दूसरा एक्ट प्रोविजन पॉलिसी कुछ भी आ जाए, तो अंततः सर्वोच्चता किसकी होगी? सर्वोच्चता होगी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। तो कहते हैं इस अधिनियम के प्रावधानों की सर्वोच्चता यदि किसी अन्य अधिनियम से असंगत बात है तो EPA 1986 के प्रावधान मान्य होंगे। मतलब जहां पे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ गया और इसके सामने अगर कोई दूसरा एक्ट आ गया तो अंतिम विजय किसकी होगी? EPA 1986 को हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है इस मामले में, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है तो बच्चा केंद्र सरकार, इस पे एक आरोप भी लगाया जाता है कि ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम,
और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें एक्सट्रीम पावर का यूज करती है, राज्य कई बार उसका विरोध भी करते हैं। चलिए, फिर आता है केंद्र सरकार की प्रवर्तन शक्तियां। केंद्र सरकार को या सरकारी अथॉरिटीज को क्या करने का इसमें राइट है? भाई पर्यावरण के सारे मामले यही देख रहा है, पर्यावरण के संरक्षण की अल्टीमेटली जिम्मेदारी इसी एक्ट की है। तो मानक निर्धारण है, कहते हैं पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक तय यही करेगा। देश के अंदर पर्यावरण चेक आपका पर्यावरण का मतलब आपके आसपास का परिवेश है, तो उसकी सभी प्रकार की मतलब मिनिमम क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये सब तय कौन करता है? उन सबके स्टैंडर्ड डिसाइड करने का काम आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1970 कह रहा हूं 1986 है। आप सपोज करो जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपने देखी होगी, वो अपने अब वेस्ट को डाल देती है वाटर बॉडीज में, कहीं मिट्टी में, कहीं समुद्र में। ये सब कौन देखेगा? इसी का काम है, इसी की जिम्मेदारी है। खतरनाक पदार्थों को संभालने के लिए विशेष प्रक्रिया यही तय करेगा। भाई कोई हैजार्डस वेस्ट है, उसको कैसे हैंडल किया जाए, सारी की सारी हैंडलिंग यही बताएगा। और अगर इसको लगता है कोई उद्योग या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है और वार्निंग दिए जाने के बावजूद भी वो इंडस्ट्री अपनी उन्हीं एक्ट्स को करती जा रही है, ऐसे में इसको राइट है इंडस्ट्रीज को बंद करने की। ताला लगा सकता है, बिजली काट सकता है, पानी की सप्लाई बंद कर सकता है। ओके, तो किसी भी उद्योग या संचालन या प्रक्रिया को बंद करने का निर्देश देना, और इसके लिए उसको किसी कोर्ट का परमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। समझो, बोलते ना लाओ आप कहां से, कोर्ट का ऑर्डर कहां है, ये इसका अपना आदेश ही सब कुछ है। साफ बोला गया है कि न्यायालय के आदेश के बिना सीधे बिजली या पानी की आपूर्ति को रोकने का अधिकार है ना, कट कर देगा, ये ऑफ कर देगा वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। और इसको करने के लिए आप इससे किसी कोर्ट के ऑर्डर को मांगने की, है ना, कोर्ट ऑर्डर दिखाओ भैया, कहां है तुम्हारे पास कोर्ट का ऑर्डर? कहता है कौन कौन कोर्ट का ऑर्डर? हम ही कोर्ट है। ठीक है, बताओ यहां तक किसी तरह की समस्या? अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बच्चा, अंडरस्टैंडिंग याद रखना एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट वाले क्वेश्चंस में मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे कहां फंसते हैं, ज्यादातर बच्चे बस फंसते लाइन बाय लाइन, याद कर ले कितने मेंबर, किस कौन सी संस्था कब एस्टेब्लिश हुई। नहीं, यूपीएससी जा रहा है उसके काम करने के तरीके पे, यूपीएससी जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स पे, यूपीएससी जा रहा है कि जब उसको लागू किया जा रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। ये कोई फैक्चुअल एग्जाम थोड़ी ना रहा भाई, कितना एनालिटिकल हो गया। और अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई एक्ट या कोई संस्था, निकाय काम कैसे कर रहे हैं, उनके काम करने का तरीका क्या है, अगर आपको एक कोर याद है, और यूपीएससी किसी किताब से क्वेश्चन तो नहीं बना रहा बच्चा, लेकिन अगर आपको आइडिया क्लियर है और फैक्ट तो आपको मिल ही रहे हैं, तो बस आपको समझ में आएगा अच्छा ये ऐसे काम कर रहा था, ऐसे काम कर रहा था भैया, ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। तो बस आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बिल्ड करें, अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करें, ये अभी के एग्जाम का डिमांड है। चलो, तो यहां प्रॉपर मैं आपको इमेजेस भी दिखा रहा हूं, ऑन ऑफ करने का इसको राइट है। अब सपोज करो कोई ऐसा है कि मान ही नहीं रहा, बार बार उल्लंघन पे उल्लंघन किए जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं उसका, है ना, उसके सारे प्रोविजन बताएंगे, क्या किस तरह से मामलों को उठाया जा सकता है। सपोज करो मैं आम आदमी हूं और मैं आम आदमी ऐसा हूं कि मैं उस मुद्दे से ज्यादा प्रभावित भी नहीं हो रहा जो एनवायरमेंटल कंसर्न है, तो क्या, लेकिन मैं समझदार भी हूं, मुझे लोगों के स्वास्थ्य की चिंता भी है, तो क्या मैं किसी मुद्दे को तब भी उठा सकता हूं जबकि उससे मैं प्रभावित ना हो रहा हूं? कहता है एक आम आदमी भी अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, बस शर्त क्या है, कथित अपराध के 60 दिनों का नोटिस देने के बाद, 60 डेज का आपको नोटिस देना है, उसके बाद आप सीधा कोर्ट में जाके कोर्ट से अपील कर सकते हो। दंड क्या है, अगर कोई एनवायरमेंटल क्राइम करता है 5 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, ये वाली बात कर रहा है पहला। उसके बाद अगर जारी रहता है आपके
नोटिस देने के बावजूद भी, उसको वार्निंग देने के बावजूद भी वो कॉन्टिन्यूअसली बार बार उस क्राइम को किया जा रहा है, एनवायरमेंटल क्राइम को किया जा रहा है, तो 5,000 रुपए प्रतिदिन का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। और 1 वर्ष से अधिक समय तक अगर आपको बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं, वार्न किया जा रहा है, फिर भी आप मान ही नहीं रहे, तब 7 साल तक की कैद दी जा सकती है। लेकिन बच्चा इसमें मामला पता है क्या है? देश के अंदर बड़ी समस्या क्या है? अब आप और हम तो नहीं कर रहे इतने बड़े क्राइम, आपकी और हमारी तो क्या है, हम तो आम जीवन, सुबह उठते, नहाते धोते, नाश्ता करते, काम करने चले जाते, रात को घर पे वापस आ गए, अपना तो कोई रोल ही नहीं है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, करोड़पति, अरबपति, है ना, बहुत पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। अब ये क्राइम करने वाले तो वो लोग हैं, आप और हम थोड़ा ही ना है। अब उन लोगों को पकड़ना और घेरना, इतनी पावरफुल लोगों को, और फिर ऐसे प्रावधान, आप केसेस निकाल के लाओ। देश में कितने अमीर लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, ये गंगा इतनी पॉल्यूट कर दी, यमुना इतनी पॉल्यूट कर दी, ऐसा कितने लोगों को जेल में डाल दिया भैया, है ना। तो सैद्धांतिक बातें कुछ कई बार, है ना, ज्यादा है। भाई आप एक चीज बताओ, हम बार बार कहते हैं यमुना की क्वालिटी ऐसी हो गई और गंगा बिल्कुल जहर हो गई, कुछ एरिया में उसमें इतना पॉल्यूशन हो रहा है, फला रिवर इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया दामोदर के अंदर, गोदावरी में पॉल्यूशन हो गया, कौन कर रहा है? आप और हम, आम आदमी नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो बस हमें कानून भी फिर उनके हिसाब से, कानून कैसे बनाए, मतलब कानून अभी कैसे है? कानून अभी ऐसे है, मकड़ी के जाले जैसे कानून है। मकड़ी का जाला क्या करता है? कोई मक्खी होगी, कोई चींटी होगा, उसका तो पकड़ लेगा, लेकिन जब हाथी निकलता है, जब शेर निकलता है, तो क्या करता है? उस जाले को तोड़ के निकल जाता है। तो कानून भी कुछ ऐसे ही हो रहे, आम आदमी फंस जाता है, तकड़ा आदमी निकल जाता है। चलो, इस पे थोड़ा जागरूक होना चाहिए सरकार को। कानून ऐसा बनाओ कि पावरफुल को भी पकड़ो, आप धरो उसको, डालो जेल में उसको भी। भैया क्या चल रहा है ये? ओके, चलते हैं। फिर सिविल कोर्ट्स आ गई। सिविल कोर्ट्स, न्यायिक सीमाएं क्या है? सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैंने बताया ना, जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आ जाएगा, ये बहुत पावरफुल है, बस सही इस्तेमाल किए जाए, इसकी पावर को सही पकड़ा जाए लोगों को अच्छे से। फिर नेक्स्ट आई हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, राष्ट्रीय वन नीति, वनों के संरक्षण को लेके, प्रबंधन को लेके, देश में कितना वन क्षेत्र होना चाहिए, उद्देश्य क्या है इसका, क्यों लेके आए गए, इस पे अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चा, सुन लो। राष्ट्रीय वन नीति उद्देश्य और दृष्टि क्यों लाई गई? ये पारिस्थितिकीय संतुलन का प्रावधान किया गया, पर्यावरण की स्थिरता और वायुमंडलीय संतुलन बनाए रखे। आपको पता है वन क्या करते हैं बच्चा? पूरा कार्बन साइकिल में रोल है वनों का, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में रोल है, जल चक्र, कार्बन चक्र में। वायुमंडल से क्या करते हैं बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ओके, बहुत सारे एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में, वर्षा कराने में वनों का बड़ा रोल है। ठीक है, तो एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने में, और उसके साथ साथ वनों पे आपको पता है बहुत सारे जीव है, वो भी निर्भर होते हैं। तो कह रहे ओवरऑल इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखना है हमें, पहला उद्देश्य। दूसरा, आपको पता है पेड़ पौधों की जो जड़ें है वो मृदा को बांधे रखती है। ओके, उससे क्या होता है? मृदा अपर्दन नहीं होता, नदी के द्वारा कटाव नहीं होता। ओके, सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना रहता है। तो नदियों, झीलों और जलाशयों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने का काम है। वन मृदा संरक्षण में बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके बाद क्या है बच्चा? प्राकृतिक विरासत, देश की जैव विविधता और आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण। मैंने बताया ना, फॉरेस्ट एरिया क्या होते हैं? नेचुरल हैबिटेट है बच्चा, जहां पे बहुत सारे जीव रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि जब हम संरक्षण करते हैं, किसी भी प्रजाति का संरक्षण करने के भी हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक तो हम बोलते हैं इन सीटू, सेकंड हम क्या बोलते हैं? एक्स सीटू। इन सीटू में क्या करते हैं भैया? वो जहां रह रहा है
उसके प्राकृतिक आवास में ही उसको सुरक्षित करो, ये बेस्ट अप्रोच है। प्राकृतिक आवास जहां वो नेचुरली मिलता है वो उसके लिए बेस्ट है, उसको वहीं ग्रो करने दो। एक्स सीटू मजबूरी है, नहीं हो पाएगा तो उसको बाहर आर्टिफिशियल कंडीशंस में आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। तो ये प्राकृतिक विरासत है, आपकी जैव विविधता का आवास है वन। ओके, फिर कहते हैं डेजर्ट को कंट्रोल करने में, जिस तरीके से लगातार डेजर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है बच्चा, राजस्थान और तटीय क्षेत्रों में रेत के जो टीले हैं जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोकने में फॉरेस्ट एरिया एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। ये तो कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य क्या है, मतलब ये कहता है देश में किस तरीके से अब ये काम कर रहा है। तो कहता है समझो, मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग अलग इसने टारगेट सेट किए हैं। देखो, पहाड़ी क्षेत्र थोड़ा ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। कारण क्या होता है बच्चा, एक तो ये मैदान है, बिल्कुल फ्लैट है बच्चा, एक पहाड़ है, ऐसे खड़ा ढाल है। तो खड़ा ढाल होने की वजह से बच्चा यहाँ पे मास वेस्टिंग, या मैं ये कहूं द्रव्यमान क्षरण, या मैं ये कहूं ग्रेविटी ज्यादा काम करती है स्लोप रीजन होने की वजह से। तो ये क्या है, थोड़ा सा अस्थिर होते हैं बच्चा, ये अस्थिर ज्यादा होते हैं। इधर स्थिरता मैदानी क्षेत्र में ज्यादा होती है, ये स्थिर होते हैं, ये मैदान है, ये पहाड़ है। तो यहां के चैलेंजेस ज्यादा है। तो पहाड़ी जो आपका पारितंत्र है ये ज्यादा संवेदनशील है, संवेदनशील है बच्चा। तो हमें इधर के लिए फॉरेस्ट कवर ज्यादा चाहिए, और मैदानी क्षेत्र के लिए हमारा कम फॉरेस्ट कवर से भी काम चल जाएगा। तो इस हिसाब से इसमें बोला गया, देश के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र की बात की गई। तो नेशनल टारगेट क्या है, ओवरऑल देश की, ओवरऑल पूरे देश की 1/3 लैंड पे, यानी कि 33.33%, अगर मैं कहूं 33.33%, इतनी भूमि पर वनावरण होना जरूरी है। लेकिन जब बात देश के पहाड़ी क्षेत्रों की होगी तब आपके पास 2/3 पे होना चाहिए, यानी कि 66.66% पे क्षेत्र पे देश के वनावरण होना जरूरी है, वन भूमि होना जरूरी है। ओके, फिर वन भी कई तरह के होते हैं, आपने देखा होगा ना, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हो गया, ओपन फॉरेस्ट हो गया। फिर ग्रीन बेल्ट की बात करता है, शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रीन बेल्ट का होना जरूरी है, यानी कि हरित आवरण, वहां पे प्लांटेशन अच्छा होना जरूरी है पेड़ों का। फिर कहते हैं जो सड़क है, रेलवे लाइन है, नहर के किनारे वाले क्षेत्र है, वहां पे वनावरण किया जाए, वृक्षारोपण किया जाए। उपलब्धियां और जन भागीदारी, मैंने आपको लगातार क्लास की शुरुआत में ही आपको बताया था बच्चा, देश के अंदर पर्यावरणीय मामले सिर्फ कानून से सुलझाए नहीं जा सकते, लोगों को भागीदार बनाना पड़ेगा। प्रबंधन में, संरक्षण में लोगों की जिम्मेदारी जरूरी है। तो इसी में कंसेप्ट आया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का बच्चा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, वनों के संरक्षण में और प्रबंधन में लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करो। सपोज करो कोई जंगल है, उस जंगल में रहने वाले लोग होंगे बहुत सारे, वनवासी है जो, तो क्या होगा, उनको शामिल करा, उनको बोलो क्यों जरूरी है ना, उनको बोलो कि आपकी आजीविका भी इसी से जुड़ी हुई है, देश के पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या होगा, लोकल लेवल पे काम वही कर रहे, सरकार तो कानून बना के बैठ गई, तो अल्टीमेटली कौन है, वहां रहने वाले आम लोग हैं, उनको अवश्य हमें शामिल करना है। फिर कहते हैं ग्रामीण आवश्यकताएं भी है, ग्रामीण और जनजातीय आबादी के लिए ईंधन, चारा, छोटी इमारती लकड़ी की पूर्ति संभव हो पाएगी इससे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सैकड़ों हजारों सालों से वनों के अंदर ही रह रहे हैं, तो वन तो उनकी लाइवलीहुड है, जीवन का अभिन्न हिस्सा है। फिर इसमें निजी वन कहता है, निजी भूमि पर भी पेड़ों की कटाई की निगरानी के लिए नियम बनाए गए हैं, अगर आपकी प्राइवेट लैंड है उस पर भी कटाई के नियम बनाए गए हैं। फिर विकल्प क्या है, इसने कहा लॉन्ग टर्म में हम लकड़ी के जो सब्स्टिट्यूशंस को ढूंढेंगे। भाई लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो आप, ईंधन में कर रहे हो, फर्नीचर इंडस्ट्री में कर रहे हो, 10 जगह आप लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो कहते हैं लॉन्ग टर्म में अपना क्या प्रयास होना चाहिए, हम लकड़ी की रिक्वायरमेंट के लिए वनों को काटेंगे फिर,
तो हम लकड़ी के सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे कि भाई लकड़ी की जगह हमारा काम इससे चल जाएगा। तो लकड़ी के प्रतिस्थापन को अधिकतम करना, ये इसका बच्चा क्या है, उपलब्धियां और जन भागीदारी की ये बात कर रहा है और उद्देश्य है। तो अगर मैं सारांश में कहूं, एक बात समझने वाली है बच्चा, सारांश के अंदर मोटा मोटा आपको ये मेंस के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है कि देश में पर्यावरणीय शासन के पिलर्स बताओ, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ द एनवायरमेंटल गवर्नेंस इन इंडिया। तो पहला पिलर होगा बच्चा निगरानी। आपने देश में पर्यावरण की गुणवत्ता और उसकी निगरानी के लिए क्या प्रोविजन की है, निगरानी कर ली। निगरानी के बाद क्या है, आपके पास कानून कौन कौन से हैं। अब इस निगरानी के अंदर बहुत सारी आपकी निगरानी की संस्थाएं कौन सी है, निगरानी के लिए आपने किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, ओके, वो सारी चीजें। फिर आपने कानून कौन कौन से बनाए, कानून कौन से बनाए, आपके पास फिर कौन कौन सी नीतियां है जो पर्यावरणीय मामलों को देख रही है, और उसके बाद अगर पर्यावरणीय मामलों का उल्लंघन हो रहा है तो आप उसका समाधान कहां जाके करेंगे। तो निगरानी, कानून, नीतियां और न्याय, ये ऐसे पिलर है बच्चा जो पर्यावरणीय शासन के स्तंभ बनते हैं। क्वेश्चन सीधा आ सकता है मुख्य परीक्षा में भी कि पर्यावरणीय शासन का जो पिलर्स बताओ क्या है, किस पे काम करता है, और ये एनालिसिस से ही आएंगे, आपको ऐसे किसी किताब में लिखा डायरेक्ट नहीं मिलेगा। हमने जितना सब कुछ पढ़ा अभी तक, जितना सपोज करो ये मैंने क्यों लगाया यहां पे, जितना भी पढ़ा, या तो हम निगरानी की बात कर रहे थे, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऐसे आ गया। उसके बाद हम फिर कानूनों पे आए, 1974 का जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, 1981 वाला अधिनियम, 1986 वाला अधिनियम, और भी बहुत सारे एक्ट्स है हमारे पास। फिर नीतियां भी आ गई, जैसे राष्ट्रीय वन नीति आ गई, और फिर हमारे पास कानूनी ढांचा भी है एनजीटी जैसा, और लोकल कम्युनिटी को पार्टिसिपेशन कराना वो अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है। तो ये आपको खुद से ही प्रोसेस करना है इतना सब कुछ भाई। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बनाओ और उसके बाद कूद जाओ एग्जाम में। मुख्य परीक्षा में ये आपको काफी हेल्प करेगा अप्रोच बच्चों। ठीक है, फिर एक और एक्ट आया बच्चा, बड़ा शानदार एक्ट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका, जिसको हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं। अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक है, ये पारंपरिक, इसको थोड़ा सा मैं इंप्रूव कर देता हूं, पारंपरिक, इसको हम थोड़ा सा इंप्रूव कर देते, एक सेकेंड रुको। अन्य पारंपरिक, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक, है ना, वनवासी, ठीक है, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम है ये, पारंपरिक वनवासी, ये है पूरा एक्ट। ये इसको सीधा हम बोलते वन अधिकार अधिनियम। दो 2006। इस एक्ट की मूल भावना देखो बच्चा, पहले इसको समझते हैं क्यों लेके आया गया। देखो देश की बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी है बच्चा जो सैकड़ों हजारों सालों से वनों के अंदर ही है। वन उनके जीवन का अभिन्न अंग है, उनकी पूरी इकोनॉमी, उनकी कल्चर, सोसाइटी, सब कुछ वन के आसपास ही घूमती है। तो क्या वनों में जो ऐसे सैकड़ों सालों से लोग रह रहे हैं, क्या उनके कोई अधिकार नहीं है? क्या सरकार कल आएगी और अचानक से बोलेगी वनों को खाली कर दो, तो क्या वो खाली कर देंगे? और कर देंगे तो कहां जाएंगे? आप आओ अचानक से बोले बेदखल है ये सारे वन हमारे हैं, आप यहां कुछ नहीं कर सकते। सरकार बोलेगी आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम विकास के लिए कर रहे हैं, हमें संरक्षण करना है। तो विकास और संरक्षण के नाम पर आप लोकल कम्युनिटीज को वहां से नहीं हटा सकते। उनको भी क्या मिले? सुरक्षा मिले। उसके लिए है ये हमारा
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो वनों में रहने वाले लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करता है और उनकी गतिविधियों को भी निर्देशित करता है। ओके, तो ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट था बच्चा। अब ये इसकी पूरी भावना को समझते हैं। तो अधिकार, ये जो एक्ट आया फॉरेस्ट राइट एक्ट, इसका मूल दर्शन क्या है? तो एक तरफ अधिकार और दूसरी तरफ संतुलन। तो वन अधिकारों की बहाली करता है, लोगों के संरक्षण और आजीविका अधिकारों को एकत्रित करने का अवसर प्रदान करता है। आप लोगों की आजीविका को, उनके अधिकारों को सुरक्षित करो, एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल बैलेंस की बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा? आजीविका की भी सुरक्षा है और वनों का भी संरक्षण है। इसके अंदर वंचित वन अधिकारों की बहाली, अभी तक आपको फॉरेस्ट के ऊपर कोई राइट्स नहीं थे, अब उसको लीगलाइज किया गया कि आपके कानूनी रूप से मान्य अधिकार है। वन भूमि में खेती योग्य भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार भी दिए गए आपको इंडिविजुअल राइट्स भी है, कम्युनिटी राइट्स भी है, पूरे समुदाय के भी अधिकार है, और एकल व्यक्ति अगर कोई रह रहा है वहां, उस सिंगल व्यक्ति के भी, मतलब अगर हर आदमी को इंडिविजुअल लेवल पे राइट्स दिए गए हैं और कम्युनिटी लेवल पे इसमें राइट्स को दिया गया है। सामान्य संपत्ति संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार, समझ गए ना? तो दोनों है, कम्युनिटी राइट्स भी है यहां पे और यहां पे इंडिविजुअल राइट्स भी है, दोनों है बच्चा। ये कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल बोथ राइट्स है यहां आपके पास, ठीक। तो यूपीएससी बोलेगा इसमें केवल सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है, व्यक्तिगत अधिकारों को नहीं, दोनों को मान्यता दी गई है। इसको भी मान्यता है और इसको भी मान्यता है बच्चों, ठीक है। कहते हैं एफ फॉरेस्ट राइट एक्ट के 3 उद्देश्य, अगर आपसे पूछा जाए मोटा मोटा क्या 3 उद्देश्य है? लोकल गवर्नेंस, सेकंड है आजीविका सुरक्षा, और तीसरा है वनों का संरक्षण और प्रबंधन। मैंने बोला ना, लोकल कम्युनिटी को भी एम्पावर करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, एट द सेम टाइम पर्यावरण का संरक्षण, वनों का संरक्षण, ये दोनों चीजें हैं। तो लोकल गवर्नेंस में क्या कहता है? कहते हैं लोकल गवर्नेंस का जो आपका मॉडल है, क्या मॉडल है आप भैया? लोकल गवर्नेंस में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत का जो आपने पढ़ा हुआ है ना पॉलिटी के अंदर, तो यहां पे कहता है स्थानीय समुदाय और ग्राम सभाओं को सशक्त और मजबूत करना, उनको एम्पावर किया गया। आजीविका, वनों में रहने वाले लोगों की भैया गरीबी का उन्मूलन करना है और उनको फूड सिक्योरिटी वो इंश्योर हो, उसकी बात की गई है। और तीसरा, भारत के बच्चा ये पारंपरिक संसाधन है, वन है, विरासत है भारत की, इनका संरक्षण और प्रबंधन करना, ये तीनों उद्देश्य है, तीनों की बात की गई है। अब इसके अंतर्गत 2 टेक्निकल शब्द यूज किए गए, फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, अन्य पारंपरिक वन निवासी जो मैंने आपको बोला, और अनुसूचित जनजाति जो वनों में रहती है। देखो अब जंगल क्षेत्र में कौन रह रहा होगा? ये एक्ट कहता है जंगल क्षेत्र में या तो हो सकता है बहुत सारी जनजातियां रह रही होगी, या कुछ ऐसे लोग जो जनजातीय समुदाय तो उससे तो नहीं है, लेकिन पिछले उनकी 3-4 पीढ़ियां हो गई, पिछले 100, 200, 300 सालों से वो लोग जंगलों में ही रह रहे हैं। तो 2 तरह के लोग हैं जंगल में, एक तो कौन? अनुसूचित जनजाति के लोग, और दूसरे कौन है? जो किसी अनुसूचित जनजाति का हिस्सा नहीं है, लेकिन वर्षों से, कई पीढ़ियों से उनके पूर्वज उन्हीं वनों में रहते हुए आए हैं। तो वे समुदाय जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है और वन क्षेत्र में रहते हैं, ये कौन है? अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज कौन है? वे लोग जो पीढ़ियों से वनों में रह रहे हैं लेकिन अनुसूचित जनजाति का हिस्सा नहीं है। तो ये 2 प्रकार के लोग आपके वनों में रहते हैं, ठीक है। वे मुख्य रूप से वन या वन भूमि पर वास्तविक आजीविका की आवश्यकता के लिए निर्भर होने चाहिए, अनिवार्य शर्त है। दूसरी अनिवार्य शर्त क्या है? उनका पूरा लाइवलीहुड, पूरा जीवन फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट है सब कुछ उनका बच्चों। तो अन्य पारंपरिक वनवासियों के लिए क्या पात्रता मानदंड है? भाई कल को आप जाके बोलने लगो, 10 साल से ही रहना शुरू किया, बोले नहीं मैं भी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हूं भैया, मैं भी अन्य पारंपरिक वनवासी माना जाए मुझको, नहीं,
उसके लिए मानदंड बनाए गए। क्या मानदंड बनाए हैं? कि इनको तभी राइट्स दिए जाएंगे अगर 13 दिसंबर 2005 ये डेट तय की गई है। इस डेट से पहले कम से कम 3 पीढ़ियां आपकी वहां रहनी जरूरी है। कम से कम 3 पीढ़ियों से वन में निवास करना अनिवार्य है। कट ऑफ डेट क्या बना दी गई? कट ऑफ डेट बनाई दी गई 13 दिसंबर 2005। और एक पीढ़ी का मतलब क्या बोला उसने? साफ बोला कि एक पीढ़ी का मतलब होता है 25 साल। इसका मतलब क्या हो गया? 2005 से पहले के 75 साल, क्योंकि 3 पीढ़ियां बोल रहा है ना, तो 25 दूनी 50, 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 75, तो इससे 75 वर्ष पहले जाओगे आप। तो यहां से 75 साल पहले आप देखो, तब तक आपका उतना पुराना इतिहास होना चाहिए जंगलों में रहने का। ठीक है, तो आप पहुंच गए 1930 तक, समझ गए? अब कहां से लाओगे आप इतना पुराना बेस? तभी लेके आ पाओगे जब आपके पूर्वज भी रहे हो। चलो, फिर क्या कहता है? अधिनियम द्वारा मान्यता प्रदान किए गए 4 प्रकार के अधिकार। इस एक्ट के तहत 4 प्रकार के राइट्स दिए गए हैं। मतलब जंगलों में रहने वाले लोगों को कैसे राइट्स है? 4 प्रकार के अधिकार है। पहला शीर्षक अधिकार, ये भूमि के ऑनरशिप से जुड़ा हुआ अधिकार है, ये जमीन किसकी है। सेकंड कहता है उपयोग के अधिकार। वनों में बहुत सारी लघु वन उपज मिलते हैं, मतलब छोटे छोटे वनों से आपने औषधियां ले ली, पत्ते ले ली, आपने कुछ पुष्प ले लिए, उस तरह से। तो उस तरह की चीजें के लघु वन उपज और चराई क्षेत्र के अधिकार है। फिर राहत और विकास के अधिकार है, रिलीफ एंड डेवलपमेंट राइट्स है। तो पुनर्वास और बुनियादी सुविधाएं, अगर किसी भी वजह से आपको रिहैबिलिटेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपको जंगल से निकाल के फेंक दिया। भाई सपोज करो देश की किसी विशेष आवश्यकता के लिए आपको कुछ वन भूमि की जरूरत है सरकार को, तो वहां से कुछ लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस ऐसा नहीं उठाओ बोरिया बिस्तर और भाग लो यहां से, नहीं। सरकारों की जिम्मेदारी होगी उनको रिहैबिलिटेट करो। उनको ऐसे कैसे छोड़ दोगे आप? उनकी पूरी लाइवलीहुड, उनका पूरा फूड सिक्योरिटी वनों से जुड़ा हुआ था, और आज आए और कहते हो खाली कर दो। अरे खाली करो तो बसाओ तो सही कहीं जाके हमें। तो वो राइट्स है। वन प्रबंधन अधिकार है, संरक्षण और पुनरुत्पादन के वनों के 4 प्रकार के राइट्स है। तो यूपीएससी लिख सकता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कितने प्रकार के अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो 4 प्रकार के अधिकार है जिनको मान्यता मिली हुई है। अब पहला है शीर्षक अधिकार, भूस्वामित्व का अधिकार, कि जमीन पे आपका राइट है। तो मैक्सिमम कितनी जमीन पे राइट है? मैं जंगल में जाऊं और बोलूं मेरी 1000 हेक्टेयर जमीन मेरी है? नहीं, उस पर भी काम कर दिया इसने। आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की गई भूमि पर स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार मैक्सिमम 4 हेक्टेयर की जमीन का है। आपके पास अधिकतम 4 हेक्टेयर की जमीन होगी। ऐसे तो क्या होगा, कोई ताकतवर होगा पूरी जमीनें कब्जा लेगा? नहीं, मैक्सिमम 4 हेक्टेयर का। इससे आप वहां अपनी आजीविका, फूड सिक्योरिटी, अपनी पूरी फैमिली को अच्छे से चला सकते हो। तो अधिकार की अधिकतम सीमा कितनी है? मैक्सिमम 4 हेक्टेयर है। शर्त क्या है इसमें? स्वामित्व केवल उसी भूमि के लिए है जिस पर वास्तव में परिवार द्वारा खेती की जा रही है। आप बोलो कि नहीं, हमारी तो यहां से 10 किलोमीटर दूर भी बहुत सारी जमीन पड़ी है और उसको आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये क्या कह रहा है? परिवार द्वारा खेती की जा रही है, लोग बाग उस पर अभी भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। आप सोचो कि कुछ और भी मिल जाएगा आपको इस एक्ट के तहत, नई जमीनें मिल जाएगी? नहीं, जिससे यह तय होगा कि हाँ यही लोग हैं, इनकी पीढ़ियां इसी पे ही काम करती आ रही थी, यही इनकी जमीन है। अब ये तय कौन करेगा? ये मेरी जमीन है ना? इधर फिर आपका ग्राम सभा का रोल आ जाएगा। सेकंड, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे राइट कौन से? उपयोग के अधिकार। वनों में बच्चा आपको बहुत कुछ मिलता है, बांस मिलता है, आपको तेंदू के पत्ते मिलते हैं, बहुत सारी जड़ कंद मिलते हैं, रेशम कोकून मिलता है, शहद है, ओके। उसके साथ बहुत सारे औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां हैं। आप इनको कलेक्ट करो, बेच सकते हो आप इनको। तो इनको कलेक्ट करने का, बेचने का राइट है इसमें दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां आपको पता चला बड़ी शानदार सागवान की लकड़ी मिलती है इस वन में, और सागवान की लकड़ी काटोगे तो खूब पैसा मिलेगा, लाखों रुपए। नहीं, लकड़ी काटने का अधिकार नहीं है। गैर लकड़ी प्रोडक्ट है बच्चा, गैर लकड़ी उपज।
आपको लकड़ियों पर वहां के कोई राइट्स नहीं दिया गए। ऐसे माइनर बोला है ना हमने, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पेड़ की पत्तियां, जड़, कंद मूल, ये नहीं लकड़ी काट काट के बेचना शुरू कर दो और मैं झुकेगा नहीं पुष्पा बन जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। गैर लकड़ी उपज पे है ये आपको। चले, ये राइट्स मिले हैं। प्रबंधन, राहत और विकास के अधिकार में क्या है बच्चा? वन प्रबंधन का अधिकार, वही कहते हैं सामुदायिक वन संसाधनों की रक्षा, पुनरुत्पादन, संरक्षण और प्रबंधन का अधिकार है। जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता से संबंधित बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान की बात करते हैं ये। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात करते हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करते हैं। भैया आपको बहुत सारी फॉरेस्ट एरिया में रहने वाली कम्युनिटीज ऐसी है, सर्पदंश का इलाज है उनके पास, सांप काट ले तो मरने नहीं देते, ऐसी जड़ी बूटियों को जान रहे। बहुत सारी बीमारियां है, उनका इलाज वो जानते किस औषधि से होगा, किस पेड़ से इसका इलाज होगा। तो क्या ट्रेडिशनल नॉलेज है, उस पर भी उनको क्या मिले हैं? अधिकार मिले हैं। फिर राहत और विकास, आप सपोज करो आपको जबरदस्ती वहां से बाहर खदेड़ दे कोई, आए खाली करो यहाँ ये करना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अगर ऐसा किया भी जाता है तो आपको पुनर्वास किया जाएगा, क्योंकि ऐसा किया भी जा सकता है, आपको वहां से बोले यार हट जाओ। उसका रीजन है बच्चा, सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, वहां कोई हॉस्पिटल बनाना है, कोई स्कूल बनाना है उस क्षेत्र में, या कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है जो देश के लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ क्षेत्र का अगर हमें डाइवर्जन कर भी रहे हैं, वहां पे डाइवर्जन मतलब किसी और कार्य के लिए उपयोग कर रहे हो उस भूमि का, तो उस भूमि पर रहने वाले लोगों का आपको पुनर्वास करना होगा। जबरदस्ती ऐसा नहीं धक्का मार के जाओ तुम, अब तुम देख लेना तुम्हारा, ऐसा नहीं होगा। तो स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी, पानी, बिजली, सड़क आदि के लिए वन भूमि का डाइवर्जन किया जा सकता है। तो यूपीएससी अगर ये बोल दे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 सरकार को किसी भी कार्य के लिए वन भूमि से के डाइवर्जन को रोकता है या वन भूमि के विचलन को रोकता है, नहीं, पूर्णतः नहीं रोकता। कुछ कार्य के लिए सरकार डाइवर्जन कर सकती है। फिर क्या है? लैंगिक न्याय और उत्तराधिकार के बारे में क्या बोला गया? देखो उसने बोला जो भी राइट होंगे, सपोज करो हस्बैंड वाइफ है तो पति भी है पत्नी भी है, तो वो जो फॉरेस्ट राइट मिल रहे हैं आपको, 4 प्रकार के फॉरेस्ट राइट है जिसमें इंडिविजुअल राइट्स भी थे, आपकी संपत्ति के अधिकार थे, वो पुरुष और स्त्री दोनों को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पुरुष ही उसको एंजॉय करेगा। तो विवाहित व्यक्तियों के मामले में अधिकार पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, सपोज करो किसी घर में कोई है ही नहीं, सिंगल मेंबर है, या तो सिंगल फीमेल है या सिंगल मेल है, तब क्या करोगे? कहते एकल मुखिया वाले परिवार में अधिकार एकल मुखिया के नाम पर ही होंगे, वो अकेला ही एंजॉय करेगा जब तक अकेला है। उसके बाद उत्तराधिकार के नियम क्या है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे वो राइट्स जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आज सपोज करो जंगल में मैं रह रहा हूं और कल अंबानी मेरे पास आए, यार ये जंगल बहुत बड़े, यार जंगल में रह रहे हो भैया, एक काम कर दो, तुम तो मर जाओगे कुछ दिनों बाद, अभी तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन जब भी तुम 10, 15, 20 साल बाद मरोगे, है ना, मैं आपको पहले से ही पैसे दे देता हूं, आप ना ये मेरे नाम करके चले जाना। ऐसे नहीं, बाहरी लोगों के लिए नॉन ट्रांसफरेबल है। तो कहता है अधिकार विरासती होंगे, अधिकार हस्तांतरणीय नहीं होंगे, यानी कि बेच नहीं सकते अंबानी अडानी को आप, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी को जाएंगे। और अगर आपने सिंगल रहने का वचन ले लिया, है ना, आप एकल ही जिएंगे एकल ही मरेंगे, और या किसी भी ऐसी मिसहैपनिंग होगी कि परिवार में आप अकेले रह गए, आपके मरने के बाद क्या होगा? आपका कोई नियरेस्ट कोई रिलेटिव होगा, उसको चले जाएंगे ये। तो प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी अगर नहीं है तो निकट संबंधी को हस्तांतरित हो जाएंगे। ये लो भैया, ये प्रोविजन किए गए हैं इसमें। ठीक है, बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते। अब इसमें बोला गांव जो ग्राम सभा है, स्पेशल पावर दी गई। जैसे हमने बोला भाई ये तय करना है कौन किस जमीन पे रह रहा है, कब से रह रहा है, तो कहां से तय होगा? ग्राम सभा तय करेगी। ग्राम सभा में गांव के लोग होते हैं बच्चा। तो इसमें कार्यान्वयन की नींव क्या है? ग्राम सभा को शक्तियां दी गई है। यूपीएससी लिखेगा ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, सभा है, सब लोगों की है बच्चा वो। तो सक्षम प्राधिकारी है, मतलब कौन तय करेगा ये? हाँ, ये लोग थे,
यही रह रही है, इन्हीं की जमीन है ये सब। तो वनवासियों की जरूरतों की सीमा का आकलन करना, दावों को प्राप्त करना और दावों को कंसोलिडेट करना और वेरीफाई करके देना, हाँ भैया यही लोग हैं, यही है, इसी का ही परिवार है, यही रहता था, हाँ इन्हीं की है ये। तो ये ताकत किसको दी है? ग्राम सभा को। लेकिन अगर सपोज करो ग्राम सभा से ऊपर जाना है, ग्राम सभा के डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कहां जाओगे? अंतिम अपील कहां करोगे? उसका भी पूरा है। अप्रूवल प्रोसेस क्या है? ग्राम सभा से ऐसा तो है नहीं ग्राम सभा को ही सारा राइट दे दिया, सरकार का रोल रहेगा। तो ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित किया, फिर अपने ऊपर उपमंडल समिति, सब डिविजनल लेवल पे कमेटी होती है, उसको भेज देती है और फाइनल जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के पास। और ये अंतिम डिसीजन कौन लेती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी लेती है बस। तो यहां अंतिम और बाध्यकारी, यहां पे जो डिसीजन लिया गया ये लास्ट है, इसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, अंतिम निर्णय यही लेती है। ओके, और फाइनल आप यहीं तक जा सकते हो। सुरक्षा कवच, सपोज करो जब तक ये पूरा प्रोसेस चल रहा है कि ये जमीन इसकी है या नहीं है, और ये डिसीजन मेकिंग लेनी है, ग्राम सभा से वेरीफाई होगी और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक का पूरा मामला है, प्रोसीजरल, कई बार साल, 6 महीने 2 साल लग जाते हैं। तब तक क्या करेंगे? जो जिस बंदे का वो केस चल रहा है, क्या उसको बेदखल कर दिया जाएगा? नहीं, कह रहे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, जो इस्तेमाल कर रहा है उसको इस्तेमाल करने दो। मान्यता और सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी, और ओवरऑल ये पूरा प्रोसेस है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत लोगों के वन अधिकारों को मान्यता दी जा रही है, आइडेंटिफाई की जा रही है। कहते जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता 2006 के इस एक्ट के तहत, कहते उनकी भूमि से आप उनको नहीं हटाओगे, कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल या हटाया नहीं जा सकता। प्रक्रिया लंबित रहने के दौरान पूर्ण सुरक्षा है, जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक उधर ही रहना है, वो उधर ही रहेगा। ये बात की गई है यहां पे। फिर अब इस पूरे मामले को, इस फॉरेस्ट राइट एक्ट को देखने वाली बच्चा नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जनजाति कार्य मंत्रालय, ये पूरा इस एक्ट को देख रहा है बच्चा। निगरानी क्या है? स्टेट लेवल की एक कमेटी इसको रेगुलर मॉनिटर कर रही है। और भौगोलिक दायरा क्या है? कहां कहां तक ये लागू है? नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित फॉरेस्ट, इन सभी के सभी ये इस अधिनियम के दायरे में। तो यूपीएससी एक लाइन लिख सकता है कि वन अधिकारों के तहत हमने राष्ट्रीय उद्यानों को, वन्य जीव अभ्यारण्यों को बाहर रखा है। नहीं, वो भी है, इसमें शामिल है वो। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है भैया इसका उद्देश्य? क्या है बच्चा? एम्पावरमेंट का उद्देश्य है इसका, स्थानीय सुशासन को मजबूत करेगा, गरीबी को उन्मूलन करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और बहुत सारा नॉलेज है उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, और पर्यावरण में संतुलन बनाए रख रहा है। तो ये हुआ हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, 1986 वाला था हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये हो गया 1986 वाला। सीपीसीबी हो गया, राष्ट्रीय वन नीति 1988 होगी हमारी, एनजीटी वाला हो गया हमारा बच्चा, और फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और मुद्दे पकड़ेंगे हम। तो अपना ख्याल रखना, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, मिलते हैं जल्दी। फ्री पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना आप। आज का समापन हम यहीं करते हैं। बाय बच्चों।